जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ये देख रहे हैं ओरिजिनल जो इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया गया है 12th साइंस के लिए। केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 1 को हम लोग आज देखेंगे और अच्छी तरीके से सोल्व करेंगे। और ये मॉडल पेपर के आधारित पर ही आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से, और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लड़ जाएगा। आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट का 5-5 सेट है ना। तो हम लोग आज मॉडल सेट 1 करेंगे, ठीक है। तो मॉडल सेट 1 हम लोग देखते हैं कि मॉडल सेट 1 का क्या है ना। चलिए, तो मॉडल सेट 1 को हम लोग देखना चाहेंगे कि सबसे पहले कहता है कि यहाँ पे मॉडल पेपर 1 किस चीज का मॉडल पेपर 1 है? केमिस्ट्री का। सबसे पहले पढ़ना है कि 70 1 से 70 तक मतलब रहता है 70 को, जिसमें आपको 35 को बनाना है। और आपको मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन आ रहा है तो हम पहला के रंगेंगे, दूसरा पहले मान लीजिए पहला नहीं आ रहा, पहला छोड़ देंगे। आपको 70 में से 35 को ही चूज करना है ना कि 1 से 35 तक के आवे चाहे ना आवे, रंग दे बाकी छोड़ जाए, ऐसा नहीं। जो आपको आता है वो चूज करना है। चलिए देखेंगे, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा विषम दैशिकता यानी एनी अनआइसोट्रॉपी को दर्शाता है ना। सबसे पहले हम जानेंगे कि विषम दैशिकता किसमें होता है। तो 2 चीज पढ़े थे, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। इसके पहले तक के जो क्वेश्चन हम लोग को आता था कि कौन क्रिस्टलीय कौन अक्रिस्टलीय, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उसमें कह दिया है विषम दैशिकता, मतलब उसका गुण से बोल दिया। तो हम कहेंगे क्रिस्टलीय वाला जो होता है विषम दैशिक होता है और अक्रिस्टलीय वाला समदैशिक होता है। तो इतना तो पता चल गया कि विषम दैशिक कौन रहेगा। विषम दैशिक कौन रहेगा भाई? तो मैं हरा कर लेता हूं इसको। चलिए, तो विषम दैशिक कौन रहेगा भाई? तो विषम दैशिक रहेगा क्रिस्टलीय वाला। कौन रहेगा? क्रिस्टलीय वाला। तो अब यहां से हमको पता चल गया कि क्रिस्टलीय ठोस कौन है। तो सोडियम ब्रोमाइड, आपका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड। कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या हो गया? अक्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय वाला क्या होता है? समदैशिक। क्या होता है? समदैशिक। बढ़ेंगे भाई तो देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि ठोस एक ऐसा अत्यंत कठोर ठोस है, एकदम कठोर है, जो ठोस के साथ साथ, ठोस तो ही है, ठोस के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत रोधी। विद्युत रोधी कहने का मतलब विद्युत का कुचालक। विद्युत रोधित कहने का मतलब विद्युत का कुचालक, है ना। तो आयनिक वाला ठोस तो है, कठोर है, लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, और धात्विक वाला तो चालक ही होता है। तो यहां पर हो जाएगा सहसंयोजक ठोस जो है कठोर के साथ साथ क्या होता है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कठोर के साथ साथ गलित अवस्था में भी विद्युत का क्या होता है? कुचालक। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कहता है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। विद्युत का संचालन करते हैं, किंतु ठोस अवस्था में नहीं। क्योंकि कहता है, देखिए ये बात कर रहा है कि गलित अवस्था में, तो हो गया आपका आयनिक ठोस। क्या हो जाएगा भाई? आयनिक ठोस की बात करता है। किसका? आयनिक ठोस की बात करता है। क्यों? कहता है कि गलित अवस्था में मुक्त आयन बनते हैं जो ठोस अवस्था में गलित करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। गति करने के लिए, मतलब ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। कहता है कि गलित अवस्था यानी द्रव में बदलता है तो उसका आयन मुक्त हो जाता है, तो आयन मुक्त हो जाता है, विद्युत को प्रवाहित करने लगता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं 4थे नंबर क्वेश्चन पर। 4था नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4था 5 एक साथ लगा लेते हैं। 4था नंबर क्वेश्चन देखिएगा एक बार कि हीरे, सिलिकॉन एवं क्वार्ट्ज में मुख्य अबंधित बंध, है ना, मेजर अबंधित बंध क्या होता है? तो कहता है हीरा में सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, हीरा, ग्रेफाइट, है ना, क्वार्ट्ज हो गया सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना, इसमें जो होता है सिलिकॉन हो गया, SI, सब में होता है जो सहसंयोजक बंध होता है। कैसा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। चलिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीरे और ग्रेफाइट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन जो है हीरा और ग्रेफाइट के संबंध में सही कथन नहीं है? यानी हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधा होता है,
ये बात एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में अत्यंत 3 कार्बन, ये भी बात सही है। तीसरा कहता है कि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन आबंध लंबाई एकल एवं द्वि आबंध दूरी के मध्य माध्यमिक होती है, तो ये भी सही है। उसके बाद में कहता है हीरा एक परतदार संरचना है, गलत बात। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, 5 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन पर, 6ठा 7वां 8वां एक साथ लगा लेता हूं, है ना। 6ठा 7वां 8वां, चलिएगा भाई। तो 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी बिलियन के 500 ml, कितना ml, 500 ml में 10 ग्राम NaOH की मात्रा निहित रखने वाले बिलियन की मोलरता क्या होगी। मोलरता बोलेगा मेरे भाई तो मोलरता M बोलेगा, यानी कैपिटल M बोलेगा, तो WB बटा MB गुने 1000 बटा V, तो W कितना मिल जाएगा, W मिल जाएगा 10 ग्राम, कितना ग्राम, 10 ग्राम। M मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 40 गुने 1000 बटा V कितना दे दिया भाई, 500। ये 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी बच गया 4 5 20, यानी 10 बटा 20, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, देख दीजिए 1 से 1 मिनट, ये 10 बटा कितना बचेगा, 4 5 20, तो 1 0 से 1 बटा 2, 0.5 कहां है भाई, 0.5, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है 0.5, तो आप क्या कर लीजिए, यहां पे बना दीजिए 0.5। सॉरी, कैमा नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 0.5 0.5, हाँ सी ऑप्शन सही है। हम देख रहा हूं वह 7 नंबर क्वेश्चन है ना, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 500 ml में घोले गए 0.5 m H2SO4 बिलियन के 300 ml की मोलरता क्या होगी। कहता है मोलरता ज्ञात करता है, तो मोलरता क्या होगा, तो इसमें हम लोग निकाल देंगे, ठीक है ना, देख लीजिएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि डेनियल सेल में, किसे भाई, डेनियल सेल में क्या होता है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान मुक्त की गई रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, हाँ भाई, परिवर्तन हो जाता है। एकदम यही बिल्कुल सही जवाब यही है, आपको आगे बढ़ने की जरूरी नहीं है। डेनियल सेल में क्या होता है कि रिडॉक्स अभिक्रिया के दौरान जो मुक्त की गई रासायनिक ऊर्जा है, मुक्त की गई रासायनिक ऊर्जा है, वो किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदल देता है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्न में से वह कौन सा सही क्रम है जिसमें धातुएं उनके लवणों के लवण विलयन से एक दूसरे को विस्थापित करती है। क्या कर दिया, विस्थापित करती है। कौन भाई, कौन हो जाएगा, कहता है निम्न में से कौन सा सही क्रम है जिसमें धातुएं उनके लवणों के लवण विलयन से एक दूसरे से क्या करता है, विस्थापित। तो सबसे ज्यादा सबसे कम आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, कॉपर। मैग्नीशियम, उसके बाद में एल्युमिनियम, उसके बाद में जिंक, उसके बाद में लोहा, उसके बाद में कॉपर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अभिक्रिया, क्या भाई, अभिक्रिया NH3 ऑक्सीजन से अमोनिया को रिएक्शन करवाया जा रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, NO बनता है, 4 गो NO 6 गो H2O के लिए यदि अमोनिया की अदृश्यता की दर कितना कर दिया जाए, 3.6 गुने 10 पर माइनस 3 मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो H2O के निर्माण की दर क्या है। तो भाई एक इधर सीधा मान लीजिए कि आपका जो रिएक्शन हो गया, ये हो गया शून्य कोटि का। किसका हो गया, शून्य कोटि का। तो ऑप्शन है आपका ये 1 वाला क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, क्या बोला, जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तब अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया की दर, कहता अभिक्रिया की दर क्या होगा भाई,
तो कहता है समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ नियत रहती है, समय के साथ करता है। नहीं भाई, अभिक्रिया संपन्न होता है ना, तो अभिक्रिया के दर क्या होता है, घट जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है बंडरवाल अधिशोषण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। बंडरवाल के संदर्भ में, ठीक है ना। तो बंडरवाल जो होता है भौतिक अधिशोषण में होता है। किसमें होता है भाई, भौतिक अधिशोषण में होता है। तो इसमें निम्न ताप और उच्च दाब होगा। क्या होगा, निम्न ताप और उच्च दाब। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अधिशोषण के दौरान शून्य से कम होता है। कौन होता है, शून्य से कम होता है। तो भाई डेल्टा जी है ना, यानी गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है ना, डेल्टा एस यानी कि विस्थापन में परिवर्तन, और इंथैल्पी बस है ना। तो आपका हो जाएगा इनमें सभी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। 14, 15, 16 एक साथ लगा लेता हूं, 17 है ना। चलिए तो आगे देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है। ऑक्साइड अयस्क कोरंडम हो गया Al2O3, जिंकाइट हो गया ZnO है ना, और कैलेमाइन होता है ZnCO3। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, ZnCO3। क्योंकि ZnCO3 यानी कैलामाइन जो है कैसा है, ये कार्बोनेट अयस्क है, ऑक्साइड अयस्क नहीं। निम्न में से कौन सा अयस्क उसके दिए गए सूत्र का सही नाम नहीं है। ए भाई, ये हो गया इप्सम का MgSO4 7H2O, इप्सम का हो गया इप्सम का KAlH2, ये हो गया फेल्डसाल्फर का, ठीक है। और ये हो गया CuSO4 Cu मेलाकाइट का, और KCl MgCl2 6H2O, ये डोलोमाइट का नहीं है, ये हो गया कार्नेलाइट का। किसका हो गया, कार्नेलाइट का हो जाएगा। और डोलोमाइट का सूत्र हो जाएगा CaCO3 और MgCO3 हो जाएगा। CaCO3 और आराम से भी, ठीक है ना, CaCO3 और MgCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CaCO3 और MgCO3। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें ऑक्सीकरण अधिक होती है। ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अधिक होगा। तो भाई जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए। तो इसका निकालेंगे तो +1 में 3 से भागा दे देगा, तो इसका नहीं होगा। नाइट्रोजन की कह रहा, एकरा में हो जाएगा +3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो -3। अगर इसका निकालते हैं तो -2 में से घट जाएगा +1, ये भी +1 अधिक कर रहा है ना, तो इसका हो जाएगा प्लस, तो -1 हो जाएगा। और N2 का हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा +2 हो जाएगा -2 में। तो आपका सबसे ज्यादा कह रहा है मेरे भाई, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा A का काहे कि इसका -3 हो गया, इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 में से 2 खत्म, तो इसका हो जाएगा -1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -2 हो जाएगा। और इसका क्या है कि 1/3, इसलिए सबसे ज्यादा क्या होगा, ये होगा। सबसे ज्यादा कौन होगा, ए वाला। क्या 16 का क्वेश्चन ए, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन किस परास्तक निम्न ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। किस परास्तक कह रहा है कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है कहां से कहां तक, तो -3 से +3 नाइट्रोजन। आपका डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी -3। अच्छा नाइट्रोजन कह रहा है, तो नाइट्रोजन सॉरी -3 से नहीं +3, नाइट्रोजन -3 से कहां तक देखिएगा। इसका आंसर नाइट्रोजन किस पास तक, तो नाइट्रोजन जो है -3 से +5 तक जाता है। कहां तक जाता है, +5 तक जाता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है, तो डी ब्लॉक का तत्व भाई कौन हो जाएगा, डी ब्लॉक का तत्व कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डी ब्लॉक का तत्व, यहां पर जीडी लिखा है, यहां पर मतलब जीडी नहीं होगा, यह हो जाएगा HS है ना। क्या हो जाएगा, ये डी ब्लॉक का तत्व है,
बाकी जो है आपका कुछ एस ब्लॉक का है, कुछ एफ ब्लॉक का। चलिए तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, देखिएगा 19, 20, 21, 22 एक साथ लगा लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत। 19 नंबर क्वेश्चन एक साथ है ना। 19 नंबर कहता है Fe3 यौगिक Fe2 यौगिक से अधिक स्थायी होता है, क्योंकि कहता है Fe3 जो है आपका Fe2 यौगिक से अधिक अस्थायी कहता है Fe3 ज्यादा अस्थायी होता है, I2 वाला कम अस्थायी। कहता है Fe3 में D5 विन्यास होता है, अर्धपूर्ण होता है। सही बात यही है। अरे भाई डी के बाहरी कक्षा में एस में 2 गो रहेगा और डी में 6 गो रहेगा, तब 3 है मैंने 3 गो त्यागा, तो 2 गो एस से 1 गो डी से, तो डी में 5 है ना बचा, तो 5 वाला अर्ध हो गया, अर्ध वाला ज्यादा स्थायी होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब। किसके निर्माण के कारण कॉपर सल्फेट अमोनिया में घुल जाता है, किसके निर्माण के कारण कॉपर सल्फेट अमोनिया में क्या होता है, घुल जाता है, तो हो जाएगा ये जटिल यौगिक जिसका नाम है टेट्रा अमोनियम क्यूप्रेट और सल्फेट हो जाएगा, है ना, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। जलीय विलयन में PTNH3 के हॉल 6 और Cl द्वारा दी गई आयनों की संख्या कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये हो गया भाई अमोनिया का तो 0 हो जाएगा, तो 6 से 0 गुना कर देंगे। अब देखिए यहां क्लोरीन है, तब क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा, क्लोरीन का कितना 4, तो -4 तो इसका हो गया और 1 इसका हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 5। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर क्वेश्चन लगले बता दे, दिख रहा है ना। चलिए निम्न में से कौन सा एक एल्किल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है भाई, एल्काइल हैलाइड कौन है भाई, तो अल्काइल हैलाइड एल्किल हैलाइड एलिलिक हैलाइड है, एलिलिक हैलाइड है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन हो जाएगा 22 का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं मेरे भाई 23वां नंबर क्वेश्चन पर। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हेलो अल्केन में किसी एल्किल समूह के sp3 संकरण कार्बन परमाणु से, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं, और अंदर आ जाए। चलिए कहता है, देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए तो कहता है कि हेलो अल्केनों में किसे एल्किल समूह के, अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है sp3 संकरण हो और sp3 परसंकरण के साथ साथ जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं यौगिक में हेलो अल्केन को पहचानिए, तो भाई आपका हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन और टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसमें sp3 प्रसंकरण होगा, तो 1 वाला और 4 वाला ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही, 1 और 4, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि C5H12O एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इस अल्कोहल के कितने समाव्यापी संभव है, तो भाई इसकी निहित कितने कायरल केंद्र है, कायरल काम कर रहा है संरचना के साथ में, आपका ऑप्शन हो जाएगा 8 प्रकार के समाव्यापी और 3 कायरल कार्बन हो सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है यौगिक C6H14O2 के 2 तृतीयक अल्कोहलिक समूह होते हैं, 2 तृतीयक अल्कोहल बनाना है, इस यौगिक का आईपैक नेम भी लिखना है, 2 तृतीयक अल्कोहल बना करके आईपैक नेम लिखना है और उसका आंसर बताना है। देखिए भाई सबसे पहला है कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन है। अब तृतीयक अल्कोहल बनाना है तो ये तृतीय कार्बन है, तो यहां एक OH रख देंगे और एक OH यहां रख देंगे, यहाँ पे कार्बन रख देंगे CH3, यहां रख देंगे CH3, तो ये वाला कार्बन तृतीय कार्बन हो गया, ये भी तृतीय कार्बन। अब यहाँ OH रख दिया, क्या रख दिया OH। अब इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे 2 3, 2 और 3 पर क्या है
डाई मिथाइल, 2 गो मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल और 2,3 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। कहता है निम्न में से कार्बनिक यौगिक का कौन सा नाम सही रूप से नहीं दिखाया? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा जो है सही रूप से नहीं दिखाया गया, तो यहां से देखिएगा। सबसे पहला कि यहां से देखना है कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि यहां से हम करते हैं एल्डिहाइड सीनियर है, 1 2 3 4, तो यहां 4 पर हाइड्रोक्सी हो गया, 4 हाइड्रोक्सी, और 3 पर क्या हो गया? मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड। तो ये तो सही है आपको। उसके बाद में अगर बी की बात करता हूं तो बी का सीनियर हो गया एल्डिहाइड, तो सीनियर एल्डिहाइड हो गया तो 1 2 3 4 5 है ना। तो यहां पर हो जाएगा 5 मिथाइल पढ़े चाहे मेथिल पढ़े, 5 मिथाइल, और यहां पर कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और यहां पे कह रहा है कार्बोनाल्डिहाइड। ए भाई हम बताए थे कि यहां पे काउंटिंग 1 2 3 यहां होगा, ये 5 नहीं होगा। क्या ना होगा? 5 नहीं। यहां पर 3 मिथाइल रहता या मेथिल रहता तो आपका सही होता, यानी गलत यही वाला है, और ऑप्शन सही बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कार्बोनिल यौगिक का सर्वाधिक ध्रुवीय है? सर्वाधिक ध्रुवीय की बात करेगा, ध्रुवीय व ध्रुवीय। तो ध्रुव जो बनाता है सबसे ज्यादा बनाएगा कौन? ये बनाएगा फॉर्माल्डिहाइड, बेंजीन। एक कार्बन है, इसको मिथेनॉल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमोनिया या अमीन बोले, अमीनो बोले कि अमीनो समूह का नाइट्रोजन परमाणु का प्रसंकरण कितना होता है? ये भाई RNH2 है, तो एकरा में कितना हो जाए प्रसंकरण? sp3। कैसे भाई? RNHH और एगो H, 2 H है यहां निर्जन जोड़ी, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 एगो निर्जन जोड़ी, क्या 4 गो, एगो S में जाएगा, 3 गो P में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, C3H9 और N प्रदर्शित नहीं कर सकता है। ए भाई नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से एगो CH3N जुड़ जाएगा, एगो CH3N जुड़ जाएगा, एगो CH3N जुड़ जाएगा। लेकिन 3 गो कार्बन है तो 3 गो कार्बन, 3 गो 9 गो हाइड्रोजन यूज हो गया, तो 3 कार्बन में 1 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री, लेकिन 4 डिग्री अमोनिया लवण नहीं बन सकता। 4 को बनने के लिए कार्बन की संख्या कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ग्लूकोज के एसिटिलीकरण के दौरान इसे एसिटिक अनहाइड्राइड के X मोल के आवश्यकता पड़ता है। ए भाई तो आवश्यकता कितना पड़ेगा? तो X का मान पूछ रहा है, तो X का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ेंगे, कहता है मृदु 31 नंबर क्वेश्चन, मृदु ऑक्सीकारक जैसे Br2 और H2O के साथ ऑक्सीकरण पर ग्लूकोज किस अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है? तो ग्लूकोनिक अम्ल। कौन अम्ल? ग्लूकोनिक अम्ल। मृदु ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन हो गया, जल हो गया, ब्रोमीन और जल हो गया, ऑक्सीकरण करके क्या बनाएगा? तो ग्लूकोनिक अम्ल बनाएगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैकेलाइट किसका उदाहरण है? तो बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक किसको कहेंगे? जो गर्म करके और दोबारा गर्म किया जा सकता है उसको थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। थर्मोसेटिंग कि एक बार गर्म करके जिस रूप में बदल गया तो वो अपना रूप चेंज नहीं करेगा, उसको कहेंगे थर्मोसेटिंग। क्या कहेंगे भाई? थर्मोसेटिंग। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 32 नंबर, कहता है बूना एस ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन का एकलक पूछ रहा है, एकलक का संरचना पूछ रहा है। तो ब्यूटाडाइन, तो ये तो हो गया ब्यूटाडाइन भाई, ब्यूटाडाइन, और ये हो जाएगा क्या? अस्टाइरिन। ब्यूटाडाइन और अस्टाइरिन, ठीक है ना। अगर CN रहता तो एक्राइलोनाइट्राइल हो जाता, ठीक है ना। CN रहता तो क्या था? एक्राइलोनाइट्राइल। तो आपका ऑप्शन सी सही है। ये हो गया ब्यूटाडाइन और ये हो गया एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। तो क्या अस्टाइरिन हो गया, तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या?
ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन बोल रहा है जी, तो स्टाइरिन हो जाएगा ये CH3 CH2। आपका ऑप्शन को हो जाएगा ब्यूटाडाइन, नहीं ऑप्शन सी ही सही है जी, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीमारियों को उपचार के लिए रसायन का उपयोग कहलाता है। ए भाई केमिकल उपयोग करेगा तो केमोथेरेपी, केमिकल उपयोग करेगा तो क्या हो जाएगा केमोथेरेपी, है ना। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा ए, कौन हो जाएगा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी। कुछ औषधियां एंजाइम की एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ती है, एक्टिव साइट जो था एंजाइम का वहां नहीं जुड़ती है, बल्कि एंजाइम की अन्य साइट पर जुड़ती है। यह साइट क्या कहलाता है, यह साइट कहलाता है एलोस्टेरिक साइट। क्या कहलाता है एलोस्टेरिक साइट। कोई दिक्कत? तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाता है। बाय, लव यू, टेक केयर।